हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 11th हिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन, उसका टॉपिक देखेंगे जापान। तो इसमें हम जो जापान है उसका पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसके बारे में जानेंगे कि कैसा पॉलिटिकल सिस्टम था, कौन कौन राजा था, कौन कैसे क्या बना, और फिर उसके बाद जो इकोनॉमिक सिस्टम था थोड़ा बहुत उसके बारे में जान लेंगे, और थोड़ा बहुत आखिरी में कल्चरल सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिटिकल सिस्टम को स्टार्ट किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि यहाँ पे जो एम्परर था यानी कि जो रूल करता था वो स्टार्टिंग से जापान को रूल करता आ रहा था, यानी कि एक राजा जापान को स्टार्टिंग से रूल करता आ रहा था। उसकी कैपिटल से, जापान की कैपिटल कौन सी है? क्योटो। अब आप कहोगे कि जापान की कैपिटल तो टोक्यो है, लेकिन जो जापान की कल्चरल कैपिटल है उसका नाम है क्योटो, और जो टोक्यो जापान की पॉलिटिकल कैपिटल है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। तो जापान की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कैपिटल हो गई टोक्यो, और जापान की कल्चरल कैपिटल यानी कि जो सांस्कृतिक कैपिटल है, लोगों की जो संस्कृति है जापान के लोगों की वो कहाँ से जुड़ी हुई है? वो जुड़ी हुई है क्योटो से। लेकिन जो पॉलिटिकल है यानी कि जो राज शासन वगैरह है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है? वो टोक्यो से। इकोनॉमिकल यानी कि जो पैसा वगैरह, जो पूरे जापान की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो कहाँ से जुड़ी हुई है, यानी कि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है? वो आता है टोक्यो से। ठीक है, तो इसलिए टोक्यो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कैपिटल है। तो जो राजा था, जो एम्परर था, वो स्टार्टिंग में जापान में रूल करता था क्योटो से। लेकिन क्या होता है, वो फिर क्योटो के बारे में बताया गया थोड़ा बहुत कि ये होन्शु आइलैंड पे है, होन्शु आइलैंड। तो जापान बहुत सारे आइलैंड जो है उनसे बना हुआ है, एक पूरा जापान। मेनली 4 आइलैंड है बड़े बड़े, तो उन 4 आइलैंड्स को मिला के एक जापान बनता है, जापान देश बनता है। तो उस जापान देश में जो होन्शु आइलैंड था, उस आइलैंड पे क्योटो नाम की जगह है, वो जापान की कल्चरल कैपिटल है, और वहां से एम्परर रूल करता था। तो एम्परर स्टार्टिंग से आराम से रूल करता आ रहा था, लेकिन जो 12th सेंचुरी होती है, 12th सेंचुरी के वक्त जो शोगुन होता है, शोगुन क्या होता है? मिलिट्री रूलर होता है एक। ये मान लो जैसे आज के टाइम पर इंडिया में जनरल है, एक तो है भाई प्राइम मिनिस्टर, और एक है जनरल ऑफ आर्मी यानी आर्मी का जो जनरल है। ठीक है, तो वैसे ही जापान में एक था एम्परर यानी कि मान लो प्राइम मिनिस्टर, और एक था शोगुन यानी कि मिलिट्री का रूलर यानी कि जनरल। ठीक है, तो ये मिलिट्री का रूलर जो शोगुन था ना, इसने भाई राजा के खिलाफ लड़ाई कर दी और राजा को गद्दी से हटा के खुद बैठ गया, यानी कि मिलिट्री का रूल स्थापित कर लिया। ऐसा सेम अगर इंडिया में भी हो सकता है कि भाई जनरल आए और पीएम को हटा दे और कुर्सी पे खुद बैठ जाए, तो इसे बोलते हैं मिलिट्री कूप। तो वैसा ही सेम टू सेम हो गया जापान में, जहाँ पे शोगुन जो था उसके हाथ में पावर आ गई। फिर बताया गया कि अभी शोगुन पहला एक आया, फिर उसके बाद दूसरा जनरल आएगा, फिर तीसरा जनरल आएगा, हेरिडिटी चलेगा कुछ समय तक, यानी कि ए है, फिर उसका बेटा आएगा बी, फिर उसका बेटा आएगा सी, फिर एक टाइम आएगा कि भाई सी की सारी बेटियां हो जाएंगी, इसका एक भी बेटा नहीं हो पाएगा, जिसका एक भी बेटा नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से कोई और बंदा आएगा डी, वो बोलेगा कि अब मैं लड़का हूँ, मैं रूल करूंगा, वो इस सी को हटा के खुद रूल करने लग जाएगा, फिर डी का बेटा आ जाएगा, फिर ई, फिर एफ। तो ऐसे ही ये एक डायनेस्टी थी, और ऐसे ही ये दूसरी डायनेस्टी बन जाएगी, सेकंड डायनेस्टी। तो ऐसे ही शोगुन में भी बहुत सारी डायनेस्टी चली, मतलब एक डायनेस्टी चली, फिर कई सालों तक वो चली, फिर वो खत्म हो गई तो दूसरी डायनेस्टी चली। तो ऐसे ही एक डायनेस्टी के बारे में बताया गया है जिसे तोकुगावा कहा गया है। तोकुगावा डायनेस्टी कह लो या तोकुगावा फैमिली कह लो। तो तोकुगावा फैमिली ने भी रूल करा, कब से कब तक करा? 1603 से लेके 1867 तक तोकुगावा फैमिली ने रूल करा शोगुन की पोजीशन पर। फिर उसके बाद जो कंट्री थी, जो जापान था, उसकी कंडीशन के बारे में बताया गया कि जापान में कितनी स्टेट्स थी या फिर कितने स्टेट्स थे, और उन पे कौन कौन रूल करता था, क्या पॉलिटिकल सिस्टम था। तो जो जापान था, जैसे इंडिया है उसमें 28 स्टेट्स हैं, तो वैसे ही जापान में उस टाइम पे 250 डोमेन्स थे। उस टाइम पीरियड पे कोई डेमोक्रेसी तो थी नहीं, स्टेट वाइज बटेगा, तो राजा का सिस्टम था। तो वैसे ही डोमेन्स में बटा हुआ था, यानी कि स्टेट्स में। जैसे कि जो यूरोप का आपने पढ़ा था, यूरोप में जो लॉर्ड्स होते थे, किंग के अंडर बहुत सारे, उन लॉर्ड्स को अलग अलग जमीन दी जाती थी जिसे एस्टेट कहते थे। हर लॉर्ड के पास अपनी एक एस्टेट होती थी, और वो किंग के बिहाफ पे उसे रूल करता था। और जब भी किंग को मदद चाहिए होती थी, ये लॉर्ड अपनी मदद देने पहुंच जाता था आर्मी के साथ, छोटी सी आर्मी के साथ। ठीक है, बहुत सारे लॉर्ड्स की आर्मी एक बड़ी आर्मी बना देती थी किंग के आर्मी के अंडर। तो ये सिस्टम था, तो वही सेम सिस्टम जापान में था। जापान में क्या था, एक सबसे ऊपर एक बंदा रूल कर रहा होता है पूरे जापान पे। पहले वो एम्परर था, 12th सेंचुरी में बदल के वो शोगुन बन गया, और 1867 तक इन्होंने रूल करा। ठीक है, तो एक बंदा सबसे ऊपर था, एम्परर या फिर शोगुन। फिर उसके बाद जो नीचे आएंगे बहुत सारे लॉर्ड्स, तब वो लॉर्ड्स कहाँ पे रूल करेंगे? वो करेंगे एस्टेट्स पर रूल। एस्टेट्स को जापान में क्या बोलते थे? डोमेन्स। इसलिए इन लॉर्ड्स को बोला जाता था डोमेनल लॉर्ड्स, ये बात याद रखना, डोमेनल लॉर्ड्स। ठीक है, और इन लॉर्ड्स को दूसरा नाम भी दिया गया था डेम्यो। इन लॉर्ड्स को दूसरा नाम भी दिया गया था डेम्यो, और या फिर डोमिनल लॉर्ड्स भी कहा जाता था। डोमिनल लॉर्ड्स किस लिए? क्योंकि डोमेन्स पे रूल करते थे। ठीक है, फिर जो शोगुन होता था, जो कि राजा होता था, अब शोगुन को हमेशा ये डर रहता था कि भाई मेरे राज्य में भाई 250
डेम्यो है, 250 डोमिनल लॉर्ड्स हैं। तो अब कल को क्या पता कोई मतलब जो राजा होता था शोगुन, अब ये अकेला बंदा है, इसके पास ऐसा नहीं कि खुद की अलग से आर्मी होगी। ये किन पे डिपेंड रहता था? इन 250 लोगों पे डिपेंड रहता था। कैसे? ये इन 250 लोगों से कहता था कि तुम अपनी छोटी छोटी ट्रूप्स लेके आना, यानी कि हर एक डेम्यो है, इस डेम्यो के पास मान लो 100 बंदों की ट्रुप होगी, ट्रुप यानी कि 100 बंदों की छोटी सी आर्मी होगी, छोटी सी टुकड़ी होगी। तो अब 250 के पास कितनी हो जाएगी? 250 के पास हो जाएगी 25,000 लोगों की, 25,000 की आर्मी बन गई, अच्छी खासी आर्मी आ गई शोगुन के पास। किन की मदद से? इन डेमियोज की मदद से। तो अब किंग को एक डर सताता रहता था हमेशा कि अब ये 250 डेमियो है, कल को मान लो इनमें से 100 डेमियो मेरे खिलाफ चले गए तो मेरी आर्मी आधी बढ़ जाएगी और क्या पता है मुझे हरा के रूल भी कर ले वापस से, मुझे हटा के। ठीक है, तो राजा के मन में हमेशा डर सताया रहता था। तो इसलिए राजा क्या करता था, जो शोगुन था वो क्या करता था भाई, शोगुन क्या करता था कि भाई जितने भी डेमियो हैं 250, इन सबको मेरे पास ही रख लेता हूँ, मेरे एरिया में ही। तो जो एम्परर था वो रहता था क्योटो में, लेकिन एम्परर को हटा के बन गया था शोगुन, और शोगुन रहना पसंद करता था, ये रहता था टोक्यो में। तो टोक्यो में जो शोगुन था वो रहता था, तो इसलिए वो बोल रहा कि जो तुम डेमियो हो, जितने भी लॉर्ड्स हो, तुम भी मेरे एरिया में ही रहो ताकि मैं तुम पे नजर रख सकूं, तुम मेरे खिलाफ ना जाओ कल को। तो इस वजह से जितने भी डेमियो होते थे वो सारे टोक्यो में ही रहते थे, जिन पे 24 घंटे राजा अपने लोगों से नजर रखवाता था ताकि वो आगे जाके कोई थ्रेट पोज ना करे राजा के खिलाफ। ठीक है, शोगुन के खिलाफ। फिर ये जो शोगुन होता था ये बहुत सारी माइंस को कंट्रोल करता था, सिटीज को कंट्रोल करता था, ये बता रखा है। फिर बता रखा है समुराई के बारे में। समुराई को आपने बहुत बार मूवीज में भी देखा होगा या फिर नाम सुना होगा। समुराई होती थी जापान की वॉरियर क्लास, यानी कि जो लड़ने वाली क्लास होती थी, जिसका काम होता था लड़ाई करना। अब ये वॉरियर क्लास थी इसलिए ये रूलिंग एलाइट थी, यानी कि राज करने वाली, जो महान कह सकते हो तुम, महान वर्ग था ये, एक राज करने वाला। ठीक है, रूलिंग एलाइट। तो इनका काम होता था कि जो शोगुन और डेमियोज होते थे, तो शोगुन और डेमियोज को सर्व करते थे कि भाई जो शोगुन है, जो मेन एम्परर है, वो जब भी कहेगा तो लड़ाई ये करेंगे उसके बिहाफ पे। जो डेमियो है जो कि लॉर्ड है, अब इस लॉर्ड को भी मान लो राज्य में थोड़ा शासन कराना है, लड़ाई वगैरह करनी है आस पड़ोस में, तो वो भी समुराई लोग ही करते थे डेमियो के कहने पे। ठीक है, तो इन दोनों के कहने पे लड़ाई करते थे, ये बताया गया। फिर उसके बाद बताया गया कि जो 16th सेंचुरी थी उसमें 3 बड़े चेंजेस लाए गए, जिसकी वजह से जो फ्यूचर डेवलपमेंट होती है जापान में वो होती है। तब वो जान लेते हैं 3 बड़े चेंजेस क्या थे जिनकी वजह से फ्यूचर डेवलपमेंट मुमकिन हो पाई जापान में। ठीक है, तो सबसे पहली डेवलपमेंट क्या थी, जो पीजेंट्री थी, जो कि खेती करने वाले लोग थे, उन्हें डिसआर्म कर दिया, यानी कि उनके पास जितने भी हथियार वगैरह थे वो छीन लिए, और अगर कोई हथियार रखता तो उन पे केस वगैरह चलता या फिर उन्हें जेल वगैरह में डाल देते। ठीक है, और जो समुराई थी, समुराई वो ग्रुप था जो कि फाइट कर सकता था स्वॉर्ड से, यानी कि जो स्वॉर्ड्स थी उसको कैरी करने का राइट सिर्फ समुराई के पास था, जिसकी वजह से क्या हुआ, पूरी जापान में अगर कोई स्वॉर्ड्स कैरी कर सकता है तो वो समुराई है, पीजेंट्री कैरी कर नहीं सकते क्योंकि उन्हें डिसआर्म कर दिया है। तो इस वजह से क्या होगा, अब पीजेंट्री पहले जिनके पास स्वॉर्ड्स होती थी, आपस में घर में किसी की लड़ाई हो गई या फिर आस पड़ोस में किसी की लड़ाई होगी, तलवारों से एक दूसरे को मार देते थे। तो जिसकी वजह से जो लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर कह लो या फिर पीस एंड ऑर्डर कह लो, ये मेंटेन नहीं रहता था। अब तुमने पड़ोस में किसी से ऐसी छोटी मोटी लड़ाई होगी, तुम तलवार ली और उसे जाके मार दिया, तब पीस एंड ऑर्डर तो कहाँ से ही मेंटेन होगा, फिर तुम्हारी कई सालों तक लड़ाई हुई, जिसकी वजह से एक डेवलपमेंट हैम्पर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर तुमसे दोनों से तलवार छीन ली जाए, तुम एक दो मुक्के मारोगे और फिर शांत हो जाओगे, जिसकी वजह से तुम लॉन्ग टर्म में डेवलपमेंट भी आराम से कर पाओगे, देश का भी भला होगा और पीस एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहेगा। तो इसकी वजह से जो आपस में छोटे मोटे युद्ध से होते थे लोगों के, वो होने बंद हो गए, जिसकी वजह से डेवलपमेंट में सहारा मिला जापान को। तो ये था पहला स्टेप, पीजेंट्री को डिसआर्म करना और फिर समुराई को स्वॉर्ड्स का हक देना, स्वॉर्ड्स कैरी करने का। ठीक है, फिर दूसरा चेंज ये था कि जो डेमियो थे, जो 250 डेमियो थे 250, तो ये सब रहते थे कहाँ पे, ये सब रहते थे राजा के साथ टोक्यो में। क्यों? क्योंकि भाई जो शोगुन था, जो राजा था, उसे इन पर नजर रखनी रहती थी कि भाई ये कभी मेरे खिलाफ ना चले जाए। लेकिन फिर शोगुन ने सोचा कि भाई अब मैं इन 250 लोगों पे कितने टाइम तक नजर रखूंगा, कभी ना कभी तो मेरे खिलाफ जाएंगे। अब ये मेरे साथ टोक्यो में रहते हैं तो मेरे खिलाफ भी हो जाएंगे कि भाई हमें घर पे नहीं जाने देता वगैरह वगैरह। तो इनके मन में गुस्सा बन रहा था डेमियो लोगों के मन में। तो शोगुन सोचा कि इससे डेवलपमेंट भी हैम्पर होती है, अगर ये अपने अपने राज्य में जाएंगे, अपने अपने स्टेट्स में जाएंगे, स्टेट्स में अपने अपने डोमेन्स में जाएंगे, तो उधर जाके अच्छी डेवलपमेंट करा सकते हैं। तो शोगुन ने ये सोचा और इनको बोला कि तुम अपने अपने डोमेन्स में जाके रहो और तुम्हें थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी दे देता हूं मैं। तो उन्हें बहुत सारी ऑटोनॉमी दे दी गई, किसके द्वारा, शोगुन के द्वारा, ताकि वो अपने अपने डोमेन्स में जाके प्रोग्रेसिव वर्क करा सके और जापान में डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो ये एक दूसरा अच्छा काम किया था। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा अच्छा काम क्या कराया था कि लैंड सर्वेज कराए थे उन्होंने। लैंड सर्वेज किस लिए कराए गए, जिससे जो ओनर्स थे, यानी कि जमीन का कौन ओनर है और फिर टैक्स कौन देगा इस जमीन के बदले
बदले में वो सब मतलब कौन कौन सा आदमी कमाता है, ये टैक्स भेजेगा कि नहीं, ये भेजने के लायक है या फिर नहीं, तो ये सब कराया गया। और फिर जो लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी को भी ग्रेड किया गया। ग्रेड यानी कि लेवल्स बना दिए गए कि भाई मान लो ये जमीन है तो उसमें लेवल बना दिया कि भाई यहाँ पे ए लेवल की खेती होती है बिल्कुल मस्त, यहाँ पे ए प्लस की खेती होती है बहुत ज्यादा मस्त, यहाँ पे बी लेवल की खेती होती है थोड़ी कम होती है, यहाँ पे डी बिल्कुल ही खेती नहीं होती, यहाँ पे सी की होती है भाई बहुत कम होती है पर होती जरूर है, यहाँ पे मान लो बी माइनस की होती है, बी से थोड़ी कम, सी से थोड़ी ज्यादा। तो ऐसे ही लैंड को बांट दिया बहुत सारे हिस्सों में कि भाई इस टाइप की खेती इस जगह होती है, इस टाइप की खेती इस जगह होती है। तो इस यहाँ से मान लो 100 रुपए का टैक्स लेना है, यहाँ से 110 का लेंगे, यहाँ से थोड़ा कम 90 का ले लेंगे, यहाँ से भाई रहने देते हैं 0 रुपए का क्योंकि यहाँ पे खेती नहीं होती। तो ऐसे ऐसे टैक्स बांट दिया कि भाई हर महीने इतना टैक्स आना चाहिए क्योंकि हमने लैंड प्रोडक्टिविटी को मेजर कर लिया है, ग्रेड कर लिया है सर्वेज में, ठीक है। फिर उसके बाद टैक्स पेयर्स को भी गिना था ताकि हर बंदा जो था वो टैक्स दे और कोई भी छूटे ना, जिसकी हैसियत नहीं थी टैक्स देने की उसे नहीं गिना गया इसमें, ताकि वो बिना बात बर्डन ना ले। फिर जो ओनर्स थे लैंड के उन्हें भी गिना गया ताकि वो टाइम टू टाइम टैक्स पहुंचा सके। तो ये सब लैंड सर्वे कराया गया ताकि जो सरकार थी, जो शोगुन था, उसके अंडर जो सरकार चल रही थी उसके पास पैसा आता रहे टैक्स के रूप में और वो डेवलपमेंट का काम करा सके, ठीक है। तो इन 3 कामों की वजह से पहला काम क्या था, पीजेंट्री को डिसआर्म करना, दूसरा काम क्या था, जो डेमियोस थे उन्हें अपने अपने डोमेन्स में भेज देना और ऑटोनॉमी दे देना, तीसरा काम था लैंड सर्वेस करा के लैंड प्रोडक्टिविटी को ग्रेड कराना, टैक्स पेयर्स का पता करना जिससे टैक्स बढ़ जाएगा। तो इनकी वजह से जो जापान था उसमें डेवलपमेंट बढ़ गई। फिर इसके बाद बताया गया अब डेवलपमेंट बढ़ती गई जिसकी वजह से क्या हुआ, जो डेमियोस थे, अब डेमियोस की जो कैपिटल थी, कैपिटल अब मैं जापान की कैपिटल की बात नहीं कर रहा, कैपिटल यानी कि जो इनके छोटे मोटे एस्टेट्स थे, इनके डोमेन्स थे, इनकी जो सिंगुलर कैपिटल थी, जैसे कि हमारा इंडिया है इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली, लेकिन इंडिया में मान लो हरियाणा है तो हरियाणा कैपिटल हो जाएगी चंडीगढ़। तो वैसे ही अलग अलग स्टेट, जैसे राजस्थान है उसकी कैपिटल हो जाएगी जयपुर, तो वैसे ही अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग कैपिटल है। तो वैसे ही जापान में जो अलग अलग डोमेन्स थे उनके अलग अलग कैपिटल थी और उन पर रूल अलग अलग डेमियोस करते थे। तो वही डेमियोस की अलग अलग कैपिटल साइज में इंक्रीज कर रही थी, यानी कि सीधी बात में कहूँ तो जापान में जो टाउन्स थे वो इंक्रीज हो रहे थे साइज में, ठीक है। यानी इंक्रीज क्यों हो रहे थे, क्योंकि भाई डेवलपमेंट हो रही थी तो ज्यादा लोग शहरों में आ रहे थे दूर दूर से, ठीक है, गाँवों से चल चल के। तो इससे क्या चेंज आता है कि मिड 17वीं सेंचुरी तक पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी थी जापान के शहरों में कि जो एडो था, एडो यानी कि टोक्यो का दूसरा नाम है ये, तो जो एडो था या फिर टोक्यो समझ लो, ये दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड सिटी बन गई, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड एडो टोक्यो, और आज के टाइम पीरियड पे भी यही है दुनिया की सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया ओसाका और क्योटो के बारे में। ये भी 2 बड़ी सिटीज थी टोक्यो के अलावा जो कि जापान में थी, और ये भी बहुत ज्यादा बड़े नंबर में आती थी और वर्ल्ड रैंकिंग्स में आती थी पॉपुलेशन में, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया इनके अलावा भी 6-7 टाउन्स और थे, हाफ अ डजन टाउन्स और थे जिनमें लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों की पॉपुलेशन थी, 50,000। तो फिर कंपैरिजन में बताया गया है कि यूरोपियन जो कंट्रीज होती थी उस टाइम पीरियड की, जो आज के टाइम पीरियड पे बहुत ज्यादा डेवलप बनती है, जैसे कि मान लो यूनाइटेड किंगडम वगैरह या फिर जर्मनी, फ्रांस वगैरह, ये सब जो थी उस टाइम पीरियड पे इनके पास इतनी ज्यादा पॉपुलेशन की मुश्किल से सिर्फ एक ही सिटी मिलती थी। जैसे यूनाइटेड किंगडम में लंदन हो जाता था, जर्मनी में बर्लिन हो जाती थी, फ्रांस में पेरिस, तो सिर्फ कुछ ही सिटीज मिलती थी इनके अंदर। लेकिन जो जापान था उसके 6-7 तो 50,000 से प्लस की थी और 2-3 मोस्ट पॉपुलेटेड में आती थी। फिर उसके बाद बताया गया कि अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन थी जिसकी वजह से ग्रोथ आई एक इकोनॉमी में, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में ग्रोथ आई। किस वजह से, क्योंकि जो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो कंज्यूमर्स ज़्यादा होंगे, यानी कि लोग आपके प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए ज़्यादा लोग होंगे, और प्रोड्यूसर्स भी ज़्यादा होंगे, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी प्रोड्यूसर्स ज़्यादा होंगे। तो जो इकोनॉमी थी वो ओवरऑल ज़्यादा ग्रो करेगी, ठीक है। और अब इकोनॉमी ग्रो करी इसलिए नए नए फाइनेंशियल और क्रेडिट सिस्टम बनने स्टार्ट हो गए, फाइनेंशियल और क्रेडिट सिस्टम्स, यानी कि पैसों से रिलेटेड सिस्टम्स बनने स्टार्ट हो गए, जैसे कि बैंक वगैरह हो गए। और फिर उसके बाद बताया गया कि अब इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई थी, इतनी ज़्यादा जो डेवलपमेंट हो गई थी, इस वजह से क्या होने लग गया, समाज मॉडर्न होने लग गया। और मॉडर्न होने की एक पहली निशानी होती है कि तुम्हारा जो सोशल स्टेटस है वो कम मैटर करने लग जाता है तुम्हारी मेरिट से, यानी कि तुम्हारी जो क्षमता है, तुम्हारी जो मेरिट है वो ज़्यादा मैटर करने लग जाती है तुम्हारे सोशल स्टेटस से। इंडियन कंटेक्स्ट में बता देता हूँ, यानी कि अगर तुम लोअर कास्ट से भी हो तो वो मैटर नहीं करेगा अगर तुम्हारे पास स्किल्स ज़्यादा हैं। तो वही सिस्टम हो गया था जापान में कि तुम्हारा सोशल स्टेटस मैटर नहीं करता था इतना जितने तुम्हारी मेरिट करने लग गई थी डेवलपमेंट होने के बाद, ठीक है। फिर इसकी वजह से और डेवलपमेंट हुई, एक वाइब्रेंट कल्चर बन गया था जापान में, स्टार्ट हो गया था वाइब्रेंट कल्चर जापान में, जिसमें क्या था कि जिसमें जो
मर्चेंट्स थे, मर्चेंट सबसे ज्यादा ग्रो हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? क्योंकि भाई जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी उसकी वजह से इकोनॉमी में ग्रोथ आई थी। इकोनॉमी में ग्रोथ मोस्टली जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं उनकी वजह से आती है। तो जो मर्चेंट्स थे उनमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही थी, बहुत ही फास्ट स्पीड पे ग्रो कर रहे थे वो, तो उन्होंने क्या कर दिया, उनके पास बहुत पैसा था तो उन्होंने पैट्रोनाइज करना स्टार्ट कर दिया। किसे? थिएटर और आर्ट्स को। थिएटर और आर्ट्स को, थिएटर यानी कि जो लोग एक्टर्स वगैरह होते हैं उनको पैट्रोनाइज करना स्टार्ट कर दिया। आर्ट्स यानी कि डांस वगैरह, म्यूजिक, सिंगिंग वगैरह। ठीक है। पैट्रोनाइज क्या होता है? संरक्षण करना। यानी कि मान लो कोई एक्टर है, एक्टर ए, तो ये ए बंदा है, एक्टिंग करता है 1 नंबर की, लेकिन इसके पास पैसे नहीं है इतने, तब इसके पास है मनी प्रॉब्लम। तो ये थोड़े टाइम बाद भाई एक्टिंग छोड़ के ये आ जाएगा मजदूरी पे, लेबर वर्क करने लग जाएगा। लेकिन इसे मिल गया एक मर्चेंट बी। ये बी मर्चेंट बोला कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तेरे को पैसा दूंगा तो एक्टिंग करता रहे। ये होता है पैट्रोनाइज करना, संरक्षण करना। मर्चेंट को भाई एक्टिंग पसंद थी इसलिए उसने वैसे ही फ्री में पैसा दिया उसे, उसका संरक्षण करा और एक्टर ने अपनी एक्टिंग करी। तो इसका भी एक कल्चर स्टार्ट हो गया था जापान में। ठीक है। फिर उसके बाद बताया कि जो रीडिंग थी वो स्टार्ट हो गई थी जापान में, क्योंकि डेवलपमेंट होने की वजह से बहुत सारे लोग लिटरेट बन गए थे, यानी जिन्हें पढ़ना लिखना आ गया था, जिसकी वजह से रीडिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर बन गई थी जापान में। अब रीडिंग पॉपुलर बन गई जिसकी वजह से क्या हुआ, जो राइटर्स थे, अब लोग पढ़ने को राजी हैं, तो अब जो राइटर होगा तो उसके लिए पैसे कमाने में बहुत आसानी होगी, बहुत ही आसानी होगी पैसे कमाने में, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों को पढ़ना आता है तो वो आराम से बहुत सारी बुक्स लिख के लोगों को दे सकता है, बदले में पैसे चार्ज कर सकता है, और वो अपनी जो लिविंग थी, यानी कि अपना जो जीवन जीने का स्रोत था वो सिर्फ राइटिंग तक सीमित रख सकता है। यानी कि पहले क्या करना पड़ता था, जब इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, जो राइटर्स होते थे वो भाई साथ के साथ एग्रीकल्चर या फिर कोई और काम करते थे, और उसके साथ साथ पार्ट टाइम में राइटिंग करते थे। क्यों? क्योंकि उनका पैशन था, इतना पैसा नहीं आता था, इसलिए पैसे के लिए एग्रीकल्चर करते थे। लेकिन अब रीडिंग पॉपुलर हो गई, ज्यादा लोग बुक्स पढ़ने लग गए, तो राइटर बुक बनाता था तो लोग ज्यादा पैसे देते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब वो एग्रीकल्चर छोड़ सकता है क्योंकि भाई उसको राइटिंग से ही बहुत सारे पैसे मिलने लग गए हैं। ठीक है। तो ये बात बताई गई है। फिर बताया गया है कि रीडिंग इतनी पॉपुलर बन गई थी कि अब कोई भी चीज पॉपुलर हो जाएगी, बहुत ज्यादा कॉमन हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका जो रेट हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा, वो सस्ता हो जाएगा। तो ये बात बताई गई है कि जो टोक्यो था, या फिर एडो कह लो तुम, तो जो एडो था उसमें जो बुक थी उसे रेंट करने का प्राइस उस जमाने में, आज से करीब 200-300 साल पहले या फिर 400 साल पहले कह लो, उस जमाने में भी इतना कम प्राइस हो गया था बुक रेंट करने का प्राइस। बताया गया है कि लगभग 1 बोल ऑफ नूडल्स के बराबर, यानी कि 1 बेली नूडल्स जितने रुपए की आती है उतने रुपए में तुम एक बुक रेंट कर सकते थे जापान में। ठीक है। तो इतना रेट कम हो गया था रीडिंग पॉपुलर बनने की वजह से। फिर अब इसके सस्ते होने के पीछे एक मेजर कारण है प्रिंटिंग। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि तुम, कोई बंदा सालों तक मुश्किल से लिख रहा है, अपने हाथों से पूरी बुक लिख दी उसने, और फिर तुम उसे 2 रुपए में खरीद के ले जाओगे। वो कम से कम 200-300 रुपए तो चार्ज करेगा, 200-300 कम बोल दे, 2-3 हजार तो चार्ज करेगा, इतनी मुश्किल से उसने लिखा है। तो वही बात है, इतना सस्ता जब भी पॉसिबल हो पाया जब प्रिंटिंग आ गई थी, यानी कि लोगों को अपनी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, मशीन प्रिंट करके दे देती थी और फिर लोगों को में बांट दिया करते थे वो सस्ते में। तो अब प्रिंटिंग होती थी। अब प्रिंटिंग ये मत समझना जो कि आज के टाइम पीरियड पे नॉर्मली सेम टू सेम अक्षर निकल के आ जाते हैं वो होती है प्रिंटिंग, ऐसा नहीं था। उस टाइम पीरियड पे वुड ब्लॉक से प्रिंटिंग करते थे जापानीज लोग। वैसी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल थी उनके पास, पर वो उनसे करना प्रेफर नहीं करते थे। क्यों क्योंकि उन्हें ये यूरोपियन लगता था। उन्हें लगता था कि भाई सारे अक्षर सेम टू सेम निकल के आ रहे हैं, कि भाई मेरी बुक में भी ए ऐसे मंडा हुआ है, ये मान लो बुक है ABC, और जो नीचे बुक है इसमें भी ABC सेम टू सेम बना हुआ है, लेकिन इन्हें चाहिए था कुछ अलग। तो सोचे कि डिज़ाइन थोड़ा सा अलग होना चाहिए, भाई मेरी बुक में थोड़ा A टेढ़ा होना चाहिए, B थोड़ा ऐसा होना चाहिए, फिर C ऐसा होना चाहिए, ताकि मेरी बुक यूनिक लगे। तो जापानीज लोगों में यूनिक का सिस्टम था, तो इसलिए उन्होंने वुड ब्लॉक्स को प्रीफर करा रेदर देन यूरोपियन स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग। अब वुड ब्लॉक्स से प्रिंटिंग कैसे होती है? वुड ब्लॉक्स ऐसे होते हैं जैसे कि हर अक्षर को छाप दिया जाता है। जैसे A होता है, इसकी एक वुड बना दी, वुड A, फिर B है उसकी एक वुड बना दी, C की एक वुड बना दी, D की एक वुड बना दी। अब इस वुड के नीचे थोड़ी सी इंक लगा देंगे, फिर जब A लिखना होगा वहां पे चिपका देंगे, तब उसे टेढ़ा चिपकाओ, कैसी चिपकाओ, तुम उसे यूनिक बना सकते हो हर बुक को। इस वजह से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जापानीज लोगों में पॉपुलर हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया कि उस टाइम पीरियड पे जो जापान था उसे रिच कंसीडर करा जाता था, रिच समझा जाता था, और आज के टाइम पीरियड पे भी रिच ही समझा जाता है और है भी वो। ठीक है। अब वो रिच उसे क्यों समझा जाता था? क्योंकि वो इम्पोर्ट करता था लग्जरी आइटम्स को, बहुत सारे महंगे आइटम्स को, गुड्स को इम्पोर्ट करता था वो। जैसे कि जो सिल्क था उसे इंपोर्ट करता था वो चाइना से। सिल्क उस जमाने में बहुत महंगा आइटम होता था, आज के टाइम पीरियड पे बहुत महंगा है। तो सिल्क एक लग्जरी आइटम में आता था उस टाइम पीरियड पे, तो जापान उसे इंपोर्ट करता था चाइना से। और एक और चीज बताई गई, टेक्सटाइल्स।
और भी बहुत सारे कपड़े होते थे वो इंडिया से इंपोर्ट करता था। इंडिया में भी बहुत नेक्स्ट लेवल के टेक्सटाइल्स मिलते थे जो कि सिल्क से भी महंगे होते थे। तो ये दोनों जो आइटम्स थे लग्जरी आइटम्स में आते थे और जापान इतना अमीर था कि वो इन दोनों का इंपोर्ट करा लेता था इंडिया और चाइना से। फिर अब कई सालों तक इंपोर्ट कराते रहे और बदले में जापान वाले क्या देते थे, बदले में देता था गोल्ड और सिल्वर। अब जापान वाले कई सालों तक गोल्ड और सिल्वर बदले में देते रहे। अब गोल्ड और सिल्वर किसी देश से बाहर जाएंगे, बदले में सिल्क आएगा। मान लो इंडिया है और ये है जापान। जापान के पास है सिल्क का कपड़ा, ये पहनेंगे 5 साल और फिर इसे फेंक देंगे, डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो इंडिया है इसमें आया है गोल्ड बदले में, ठीक है, सिल्क के बदले में गोल्ड आ गया। अब ये गोल्ड ऐसा तो है नहीं कभी डिकम्पोज हो जाएगा या फिर फेंक देंगे, गोल्ड को तो संभाल के रखेंगे और इकोनॉमी में रहेगा। बल्कि जापान की इकोनॉमी में सिल्क नहीं रह पाएगा लंबे समय तक और इसका कोई योगदान भी नहीं होगा ऐसा, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ, जब जापान वाले लोग लंबे समय तक गोल्ड और सिल्वर देते रहे, बदले में सिल्क लेते रहे, तो जापान की इकोनॉमी खत्म होने लग गई, इकोनॉमी पे स्ट्रेन पड़ने लग गया, इकोनॉमी को कमजोर बनाने लग गई ये सब चीजें, ठीक है। इन सब चीजों को जो तोकुगावा लोग थे, तोकुगावा कौन था, शोगुन जो थी उसकी एक डायनेस्टी थी तोकुगावा डायनेस्टी। तो जो शोगुन था यानी कि एम्परर था जो कि मिलिट्री रूलर था, उसने इस चीज को देखा कि भाई लोग बदले में गोल्ड दे रहे, बदले में सिल्क ले रहे, तो इससे हमारी इकोनॉमी कमजोर हो रही है। तो उसने बोला कि अब से हम जो गोल्ड है और जो सिल्वर है उसको एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे, यानी कि हम बदले में गोल्ड सिल्वर नहीं दे सकते, उसके बदले में तुम्हें कुछ और देने दे सकते हो, गोल्ड सिल्वर तुम नहीं दे सकते। जिसकी वजह से क्या हुआ कि भाई बाहर से सिल्क आना बंद हो गया। इंडिया बोले हमें तो गोल्ड ही चाहिए, तो जापान वाले बोले हमें नहीं चाहिए भाई तुम्हारा सिल्क, हम तुम्हारा टेक्सटाइल। तो बदले में जो टेक्सटाइल थे, सिल्क था, ये सब आना बंद हो गया क्योंकि गोल्ड बाहर जाना बंद हो गया था। तो अब लोगों ने सोचा हमें तो सिल्क पहनना है, अब हम सिल्क कहाँ से लाएं। तो जो शोगुन था वो बोला इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, उसने खुद की सिल्क इंडस्ट्री बना दी। सिल्क इंडस्ट्री कहाँ पे, जापान में। जापान में कहाँ पे, क्योटो जो जगह थी उनकी, वहां पे निशिजिन में, निशिजिन नाम की जगह थी, वहां पे उसने सिल्क इंडस्ट्री बना दी जापान की। और फिर एक टाइम पीरियड आके ये जो निशिजिन में सिल्क इंडस्ट्री थी ये वर्ल्ड की बेस्ट इंडस्ट्रीज में आने लग गई। वर्ल्ड में जो बेस्ट सिल्क इंडस्ट्री थी वो एक टाइम पीरियड पे निशिजन इंडस्ट्री बन जाती है, ठीक है। यानी कि जापान वालों ने बाय चांस ऐसे ही सिल्क इंडस्ट्री बनाई और वो वर्ल्ड की बेस्ट बन गई, यानी कि कितनी मेहनत की होगी इन्होंने। इससे भी पता चलता है कितने मेहनती लोग हैं। फिर उसके बाद बताया गया कि इकोनॉमी उनकी इतनी ज्यादा डेवलप हो रही थी कि उनमें बहुत सारी अलग अलग चीजें हो रही थी, जैसे कि जो मनी का यूज है, मनी का यूज बढ़ रहा था। यानी कि किसी भी सोसाइटी में अगर तुम देखोगे स्टार्टिंग में आता है बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम, और उसके बाद आता है मनी सिस्टम, यानी कि कोइंस वगैरह हो गए ये सब, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है, तू मेरे को मान ले 10 किलो राइस दे, मैं तेरे को 10 किलो वीट दे दूंगा बदले में। ये जब शुरुआत में इकोनॉमी आपकी कमजोर होती है जब यूज किया जाता है। लेकिन जो मनी सिस्टम होता है जब तुम्हारी इकोनॉमी एडवांस हो जाती है, थोड़ी अच्छी हो जाती है, जब यूज किया जाता है, ठीक है। तो जापान में उस जमाने में ही मनी सिस्टम स्टार्ट हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया इकोनॉमी ग्रो हो रही थी, ये ऐसे ही पता चलता है क्योंकि उन्होंने स्टॉक मार्केट बना लिया था, स्टॉक मार्केट, और वो भी राइस में। यानी कि आज के टाइम पीरियड पे जो स्टॉक मार्केट्स होते हैं, शेयर मार्केट, जिन्हें नहीं पता बता देता हूँ, बहुत सारी कंपनी है, जैसे कि मान लो तुम्हारी कोलगेट है, तो कोलगेट्स के बहुत सारे शेयर्स है, मान लो 100 शेयर्स हैं, तो इन 100 शेयर्स की वैल्यू जो कोलगेट पूरी कंपनी की वैल्यू होगी वो है। अगर तुमने 100 शेयर खरीद लिए यानी कि तुमने 100% कोलगेट खरीद ली, तुम कोलगेट के मालिक हो गए। तुमने 30 शेयर्स खरीदे यानी तुम 30% मालिक हो गए कोलगेट के। ये होता है शेयर मार्केट। तो अब इन्हें खरीदने के लिए तुम्हें देने पड़ते हैं बदले में मनी, यानी कि बदले में पैसा देना पड़ता है। लेकिन जापान वालों ने अलग ही सिस्टम चलाया था, उन्होंने बदले में राइस देने का सिस्टम चला दिया कि भाई तुम्हें शेयर्स खरीदने हैं, तुम्हारे पे पैसा नहीं है, तुम पैसा मत दो, तुम राइस दे दो। राइस क्यों दे दो, क्योंकि जो जापान था वहां पे राइस की खेती सबसे ज्यादा की जाती थी। क्यों, क्योंकि जापान का जो स्टेपल फूड है, जापान का स्टेपल फूड बन गया था राइस। यानी कि जो लोग सुबह शाम खाते हो, जैसे कि हमारे इंडिया में व्हीट है, नॉर्थ इंडिया में व्हीट है, यानी कि सुबह शाम लोग रोटी खाते हैं, तो वैसे ही जापान में सुबह शाम लोग राइस खाते थे। तो उधर राइस की खेती होती थी पूरी साल, तो उधर राइस की खेती होती थी और राइस ही खाते थे। तो कुछ लोगों ने सोचा, जो बैंकर्स थे, बैंक वाले लोग थे, उन्होंने सोचा शेयर मार्केट राइस में ही बना देते हैं, क्योंकि इधर राइस की खेती होती है और राइस सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, सबसे ज्यादा लोग राइस ही खाते हैं, तो राइस की कभी भी डिमांड कम नहीं होगी, ना उसकी डिमांड कम होगी और ना ही उसकी जो वो है प्रोडक्शन है वो कम होगी। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं राइस स्टेबल है, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे जो जापान के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, यानी कि जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह थे, और जो समुराइज थे, जो कि फाइटिंग पीपल्स थे, उन्हें भी सैलरी राइस में ही मिलती थी। तो राइस एक स्टेबल एसेट माना जाता था उस टाइम पीरियड पे, तो इसीलिए बैंकर्स ने राइस में ही स्टॉक मार्केट बना दिया। तो इससे भी ये समझा जा सकता है कि इकोनॉमी कितनी आगे बढ़ रही थी, कि स्टॉक मार्केट बन गया था और मनी का यूज स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तब तक हमने जापान में पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल चेंजेस जान लिए हैं कि भाई पॉलिटिकल में क्या क्या चेंजेस आए, पॉलिटी में क्या क्या चेंजेस आए, और शोगुन क्या था,
दैम्यो क्या था, समुराय कौन था। ठीक है, तो ये सब तीनों हमने जान लिए। फिर अब आती है इकोनॉमिकल चेंजेस, वो भी हमने जान लिए कि भाई जापान में क्या क्या चेंजेस किए गए थे। 3 बड़े चेंजेस किए गए थे जिनकी वजह से डेवलपमेंट आई, और इससे पहले जो पार्ट था वो इकोनॉमिकल पार्ट था। ठीक है, फिर उसके बाद अब जान लेते हैं कल्चरल पार्ट यानी कि सोशल पार्ट। ठीक है, इसमें बताया गया कि अब जो रीडिंग की हैबिट डेवलप हो रही थी लोगों में डेवलपमेंट की वजह से, तब लोगों ने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, साथ के साथ उन्होंने एंशिएंट जापानीज बुक्स भी पढ़नी स्टार्ट करी। कि जो जापान में जो पुराने लिटरेचर्स थे इनके लोगों के, वो भी इन्होंने खुद पढ़ने स्टार्ट करे। और फिर उन्होंने पाया कि भाई जो हमारा जो जापानीज कल्चर हम आज के टाइम पीरियड पे फॉलो कर रहे हैं, जो हमारा मान लो ये 17th सेंचुरी की बात हो रही है, तो ये बोल रहे हैं कि हम 17th सेंचुरी में जो जापानीज कल्चर फॉलो कर रहे हैं ये तो हमारा है ही नहीं, ये इन्फ्लुएंस्ड किया गया है चाइना के द्वारा। हमारा कल्चर तो चाइनीज लोगों जैसा है आज के टाइम पीरियड पे, लेकिन हमारा जो एंशिएंट जापानीज कल्चर था वो बहुत पुराना था, वो अलग था इनसे। तो पीपल को क्वेश्चन करना पड़ गया जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है उसको। ठीक है, कि भाई ये चाइना का इन्फ्लुएंस है, ये गलत है। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि जो रियल एसेंस है यानी कि सार है जापानीज होने का, कि भाई कोई भी बंदा रियली जापानीज कैसे होता है, वो उनकी जो पुराने क्लासिक्स हैं, पुरानी जो बुक्स हैं उनमें बताया गया है। वो चाइना के कॉन्टेक्ट से पहले की हैं, यानी चाइना जब बाद में जापान से कॉन्टेक्ट में आया था उससे पहले की जो बुक्स हैं उनमें लिखा गया है। जैसे कि जो टेल्स ऑफ गेंजी हो गई, टेल्स ऑफ गेंजी ये जापानीज एक बुक थी जो कि चाइना के कॉन्टेक्ट से पहले जापान वाले लोगों ने बनाई थी। और उनके जो मिथ्स ऑफ ओरिजिन थे, जो उनकी बुक्स थी ओरिजिन के मिथ्स वगैरह थे, तो ये सब जो मिथ्स थे, जैसे कि एक मिथ ये था उनका कि जो आइलैंड्स हैं, जो जापान के जो आइलैंड्स है, जो जमीन है वो भगवान ने बनाई है, क्रिएटेड बाय गॉड। और जो एम्परर है, जो राजा है, वो कोई और नहीं है, वो जो सन है, सूरज है, तो सूरज की जो गॉडेस है, सूरज की जो देवी है, सूर्य देवी, उनका बेटा है, उनका डिसेंडेंट है, उनका वंशज है। तो ये बात जो मिथ्स ऑफ ओरिजिन है, उनके ओरिजिन के बहुत सारे मिथ्स थे लोगों के मन में, उनमें बताई गई थी कि आइलैंड गॉड ने बनाया है और एम्परर डिसेंडेंट होता है सूर्य देवी का। और जो टेल्स ऑफ गेंजी थी, इन सब बुक्स को पढ़ के पता चलता है कि जो रियल जापानीज है वो कौन है। ये सब बातें स्टार्ट हो गई लोगों के मन में। फिर उसके बाद ये बात इधर ही खत्म हो जाती है। फिर टेल्स ऑफ गेंजी के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है कि ये क्या है। तो टेल्स ऑफ गेंजी एक बुक थी जो कि लिखी गई थी एक वुमेन के द्वारा, लड़की के द्वारा, जिसका नाम था मुरासाकी सिकिबू। मुरासाकी सिकिबू एक लड़की का नाम था जिसने टेल्स ऑफ गेंजी बुक लिखी इनकी, और ये जापानीज भाषा में लिखी गई थी। अब ये जापानीज भाषा में किस लिए लिखी गई थी, क्योंकि उस जमाने में जो वुमेन थी वो जापानीज भाषा में लिखती थी, और जो मेन थे वो लिखते थे चाइनीज भाषा में। चाइनीज भाषा में क्यों लिखते थे, चाइनीज स्क्रिप्ट में क्यों लिखते थे, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस वो जापान की सोसाइटी पे पड़ गया था, जिसकी वजह से जो जापान वाले लोग थे अपनी ही लैंग्वेज को लोअर समझने लग गए थे और चाइना की लैंग्वेज को अपर समझने लग गए थे। तो उन्होंने अपने घरों में भी ये डाल दिया कि हम लड़के बड़े हैं इसलिए हम चाइना की लैंग्वेज में लिखेंगे चीजें, और तुम लड़कियां थोड़ी छोटी हो, ये उनका डिस्क्रिमिनेशन करने का तरीका था, तो तुम जापानीज भाषा में लिखोगी। ठीक है, तो इस वजह से जो टेल्स ऑफ गेंजी बुक है जापानीज भाषा में लिखी गई है, क्योंकि वो एक वुमेन के द्वारा लिखी गई थी जिसका नाम था मुरासाकी सिकिबू। और जो चाइनीज स्क्रिप्ट थी ये एजुकेशन और गवर्नमेंट के लिए यूज की जाती थी, गवर्नमेंट जो फंक्शन होते हैं ये सब में। ठीक है, फिर उसके बाद एक फाइनल पॉइंट बताया गया है जो कि सेरिकल्चर था। सेरिकल्चर क्या होता है, जो सिल्क होता है, सिल्क का प्रोडक्शन। तो सिल्क का प्रोडक्शन कहाँ स्टार्ट हो गया था, निशिजिन में। निशिजिन कहाँ है, क्योटो जापान में। मैंने इसी वीडियो में थोड़ा पहले बताया था कि जब सिल्क आना बंद हो गया था चाइना से, क्यों, क्योंकि जो शोगुन था उसने गोल्ड और सिल्वर का एक्सपोर्ट बंद करवा दिया था, इस वजह से सिल्क का प्रोडक्शन निशिजिन में ही स्टार्ट करवा दिया, जिसे सेरिकल्चर कहते हैं। तो इसे एनकरेज करा गया। कैसे एनकरेज करा गया, ऑर्डर दिया गया शोगुन के द्वारा कि भाई कोई भी बंदा बाहर से मंगाया हुआ, कब दिया गया ऑर्डर, 1713 में। और ऑर्डर ये था कि कोई भी बंदा बाहर से मंगाया गया यार्न यूज नहीं करेगा, कोई भी बंदा बाहर से मंगाया हुआ धागा यूज नहीं करेगा, बाहर से कोई धागा इंपोर्ट भी नहीं करा सकता, यानी कि बाहर से कोई धागा यूज भी नहीं कर सकता कहीं से चुपके से मंगा के, और कोई ऑफिशियली मंगा भी नहीं सकता। अब धागा तुम्हें कैसे यूज करना है, तुम्हें धागा जो हमारी खुद की इंडस्ट्री बनाएगी निशिजिन, तुम्हें उसी का धागा यूज करना है। तो इसकी वजह से लोगों को इसी से खरीदना पड़ा, इसको एनकरेजमेंट मिल गई इसकी वजह से। ठीक है, तो यही बात बताई गई थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।